एवरीवन, हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम वित्तीय प्रणाली। तो वो वाला उसका लास्ट ये टॉपिक बचा हुआ है, तो कुछ चीज़ें बची हुई है जो हम पढ़ लेते हैं बैंक से रिलेटेड। तो अब पढ़ेंगे हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। इनको शॉर्ट में बोलते हैं एनबीएफसीज। आपने बहुत पढ़ा होगा एनबीएफसीज। देखिए, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है ना जो बैंक नहीं होती हैं, लेकिन क्या करती हैं, ऋण देने लेने का काम करती हैं। ठीक है, लोगों को लोन देती हैं, लेकिन वो बैंक नहीं होती हैं। आप सोचिए कि कुछ कंपनी ऐसी है जो बैंक का काम तो कर रही है, लेकिन वो बैंक नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस का काम कर रही है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उनको हम कहते हैं। ठीक है, वे कंपनियां जो सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करती तथा ग्राहकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है, उन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसीज। तो आरबीआई एक्ट 1997 के अनुसार एनबीएफसी एक संस्था या कंपनी है जिसका प्रमुख कार्य जमा स्वीकार करना, टर्म देखिए तथा उधार देना है। हालांकि कुछ एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करती। देखिए, क्या होता है ना, बैंक क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और उनको लोन देते हैं, ऋण देते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं। लेकिन जो एनबीएफसी होती है वो टू टाइप की होती है। एनबीएफसी मतलब एनबीएफसी डी, जमा स्वीकार करने वाली डिपॉजिट, और एनबीएफसी एनडी, नॉन डिपॉजिट। ठीक है, जो जमा स्वीकार नहीं करती है, केवल ऋण देती है। तो जमा कौन सी? सिर्फ टर्म डिपॉजिट लेती है वो। लेकिन कुछ एनबीएफसी होती है वो जो जमा नहीं लेती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। परंतु ये बैंक की कानूनी परिभाषा के दायरे में नहीं आती। लेकिन ये बैंक नहीं है, ये याद रखिएगा। बैंक्स अलग होते हैं, ये बैंक नहीं होती हैं एनबीएफसीज। लेकिन काम कौन सा करती है? बैंक का ही करती है। टू टाइप्स की होती है, एक जमा लेती है, एक एनबीएफसी जमा नहीं लेती है, ये ध्यान रखिएगा। एनबीएफसी जमा स्वीकार के जमा स्वीकार न करने वाली दोनों रूपों में होती है। ठीक है, एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडी बोलते हैं उसको, नॉन डिपॉजिट और डिपॉजिट। एनबीएफसी समांतर रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आती है। अब ये एनबीएफसी को कंट्रोल कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ये कंपनी अधिनियम के तहत कंट्रोल नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आती है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, बैंक के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम सब पढ़ेंगे। तो हमने एक छोटा सा देख लिया कि एनबीएफसीज क्या होती हैं। ठीक है, अब बाकी देखेंगे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं। इन संस्थाओं के अंतर्गत विकास वित्तीय संस्था तथा निवेश संस्थाएं आती हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक, हर जो बैंक है वो मतलब लोगों को ही पैसे दे या ले। ठीक है, इजी लैंग्वेज में कुछ क्या होता है, कुछ इसलिए भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, है ना। तो उस तरीके की संस्थाएं भी आती हैं इसके अंदर। इसमें ऋण देने वाली संस्थाएं जैसे आईडीबीआई, आईबीएफसी, आईडीएफसी आती हैं। नाबार्ड पढ़ाया भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, सिडबी, एनएचबी आदि पुनर्वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, मतलब कि ये दूसरी संस्थाओं को ऋण देती हैं। जीवन बीमा निगम, यूटीआई आदि निवेश संस्थाएं हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? निवेश संस्थाएं हैं, इन्वेस्ट करती हैं। एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी का विनियमन आरबीआई द्वारा होता है। तो इनको विनियमित कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? तो इनको आरबीआई रेगुलेट करता है। एग्जिम बैंक, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, नाबार्ड वगैरह। अब देखिए, लीवरेज रेशियो क्या होता है, ये हम देखेंगे। अब क्या होता है ना, अभी इसी को ध्यान से पढ़िएगा, लीवरेज रेशियो, क्योंकि जैसे कि कई बार अब ऐसे आ जाए कि बैंक का लीवरेज रेशियो ठीक नहीं है या कुछ, तब अब सबको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, लीवरेज रेशियो क्या होता है? ऋण संपत्ति का अनुपात होता है। यानी बैंक का जो लोन है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अनुपात होता है। ठीक है, उसका रेशियो होता है लीवरेज रेशियो। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि बैंक की जितनी, मान लीजिए उसकी 100, मान लीजिए 100 रुपए की संपत्ति है, इतनी तो नहीं होगी लेकिन मानने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें लोन मान लीजिए 200 का है, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना उसकी संपत्ति से। ठीक है, वो मैनेज करना मुश्किल है। तो इस तरीके, और अगर मान लीजिए 100 उसकी संपत्ति है और 50 का ऋण है, ठीक है, लोन है, तो वो आप देख सकते हैं कम हो, मतलब ठीक बैलेंस में है। तो इस तरीके से लीवरेज रेशियो निकलता है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा, बैंकों की ब्याज देता उतनी ही अधिक होगी। तो लीवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, बैंक को उतना ही ब्याज, इंटरेस्ट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे बाजार स्थितीकरण स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस कभी आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा। ये अप्रैल 2004 से एमएसएस स्कीम चालू की गई, 2004 से ये स्टार्ट की गई। इसमें आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त तरलता की स्थिति में सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर उस तरलता को कम किया जाता है।
देखिए क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाए मार्केट में, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी कर देती है। तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे और पैसे देंगे। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, तरलता कम हो जाती है। इसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम स्टार्ट की गई जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो मार्केट में, उसके लिए। मार्केट को क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है ना। इन प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त राशि संचित निधि में नहीं दर्शाई जाती। अब ये जो है हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें इसको नहीं दिखाते हैं। इन सिक्योरिटीज़ को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है, उसको हम कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि में नहीं दिखाते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति। यदि 90 दिनों से ज़्यादा समय तक मूलधन की किस्त तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो, तो उस संपत्ति को गैर निष्पादक परिसंपत्ति या एनपीए कहते हैं। देखिए आप लोग ने सबने एनपीए खूब सुना होगा। एनपीए क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, जब बैंक होते हैं तो बैंकों को उनका लोन वापस नहीं मिल, जो उन्होंने लोगों को दिया है वो वापस नहीं मिल पाता है। तो वो क्या होता है, एक लोन क्या होता है, बैंक की एक एसेट होती है कि उसे उससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, लेकिन जब उन्हें वापस नहीं मिल पाता है तो वो एक तरीके से नॉन परफॉर्म, जो एसेट हो रही है वो परफॉर्म नहीं कर रही है ना, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। तो यदि मान लीजिए उसने मूलधन दिया है, 100 रुपये का लोन दिया है, ठीक है, लेकिन 90 डेज तक ना उसको मूलधन मिला है, ना ही उस पर जो मान लीजिए इंटरेस्ट था 5 रुपये का, मान लीजिए वो भी नहीं मिला है, ठीक है, 105 रुपये से दोनों 90 दिन तक नहीं मिले हैं, तो उस संपत्ति को हम गैर निष्पादक या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए कहते हैं, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र में ऋण को एनपीए तब घोषित किया जाता है जब मूलधन की किस्त तथा ब्याज अदायगी भुगतान की तिथि के बाद 2 फसलों तक नहीं हो सके, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए अलग इसकी डेफिनेशन है, कब बोलेंगे एनपीए, जब क्या है, जो मूलधन है उनका मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसकी कोई किस्त मान लीजिए या फिर कोई उसका इंटरेस्ट, ठीक है, और 2 फसल, मतलब एक फसल का समय होता है फिर दूसरी फसल का समय होता है, तो 2 फसल के समय तक अगर दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है, इंटरेस्ट और उनका मूलधन, तो उसको एनपीए बोल देंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अगली बार से हम कोई न्यू टॉपिक इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय।